व्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। ओम 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 व्रीं भ्रमरी भ्रमराय नमः। कानां क्रीं क्रों क्रां क्रीं क्रों। रोहित, अग्निमित्र, हम जीत गए। मेरे इंद्र को कोई चुनौती नहीं दे सकता, कोई नहीं। आर्यवर्त, आर्यवर्त, पुरोहित अग्निमित्र, अग्निमित्र। मैं तो केवल कल्पना ही कर सकता। हाहुमा, जिन्होंने द्रविड़ साम्राज्य को 400 साल तक सुरक्षित रखा, उसे इस तरह लुप्त होता हुआ देखकर कितनी क्रोधित हुई होंगी। हाँ, और उन्होंने क्रोध प्रकट किया एक श्राप के रूप में, जिसे सच करना हर द्रविड़ रानी का प्रथम कर्तव्य है। मैं श्राप देती हूँ, एक दिन अपने पुरुष देवों की स्तुति गाने वाले आर्य, एक स्त्री के आगे तुम अपना सर झुकाओगे। एक द्रविड़ स्त्री तुम्हारे आर्य साम्राज्य पर पैर रखकर खड़ी होगी। हाहुमा को श्राप दिए हुए भी 200 वर्ष हो गए हैं महारानी। कब सच होगी उनकी वाणी? सभ्यता के इतिहास में 200 वर्ष कोई लंबा समय नहीं होता सिलंबन। यात्रा तो वो लंबी रही होगी जो हाहुमा को तय करनी पड़ी थी। सिंधु घाटी से निकलकर अपने द्रविड़ राज को साथ लेकर नर्मदा तट तक अपमानित, पराजित, उस यात्रा का एक एक क्षण कितना कठिन रहा होगा। पालकी रोको। कारवां क्यों रुक गया? तुम्हें नदी पार जाना है। चलो,
यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी महेशी अम्मन के दर्शन के लिए रुके हैं और ज्ञात रहे जैसे कि तय हुआ है, हम यहाँ वर्ष में एक बार आएंगे महेशी अम्मन की प्रार्थना करने। ये हमारी तीर्थ यात्रा होगी। कहाँ है तुम्हारी ये देवी? महिषा पर्वत। ये तो हाहुमा भी जानती थी कि आर्यों के गुरु अग्निमित्र अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं निभाएंगे, हमें महिषा पर्वत तीर्थ तक कभी पहुंचने नहीं देंगे। इसीलिए उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए नर्मदा के दक्षिण में एक ऐसे स्थान का चुनाव किया जहां से हम महिषा पर्वत को दूर से भी देख सकें। और फिर वहीं नर्मदा के तट पे एक गुफा में तप करने चली गई। थंगम, आदेश हाउमा। मेरे अंदर जाने के पश्चात इस गुफा का द्वार बंद करवा देना। जब मुझे बाहर आना होगा मैं संकेत दे दूंगी और उस चट्टान पर हमारे मूर्तिकारों से कहकर देवसेना का चित्र बनवा लेना। लेकिन वो क्यों हाहुमा? ताकि आने वाली हर द्रविड़ संतान उसे पहचान ले। महेशी देवी के वरदान से भविष्य में आर्यों से प्रतिशोध लेने हेतु देवसेना पुनः जन्म लेगी। दो 200 वर्ष बीत गए। पता नहीं हाउमा कब बाहर आएंगी और हमारा मार्गदर्शन करेंगी। आर्यों से प्रतिशोध कोई सरल काम नहीं सिलंबन। इन 200 वर्षों में पूरे उत्तर भारत में आर्य फैल चुके हैं और उन्होंने भी एक सशक्त राज्य स्थापित कर लिया। नर्मदा के उस पार उनका बसाया हुआ नगर अमरावती आज एक विकसित आर्य शक्ति केंद्र है। हाँ महारानी, किंतु आर्य अपने महान स्तूप पर चारों सिंह कभी स्थापित नहीं कर पाए। अग्निदेव को साक्षी मानकर और इंद्रदेव की कृपा से मैं अग्निमित्र वंशज इंद्रमित्र आज इतिहास पढ़ाऊंगा। हमारे समृद्ध और गौरवशाली आर्यवर्त की कहानी। ये बीते 200 वर्ष के साहस, संघर्ष और समृद्धि की कहानी है। मेरे पूर्वज पुरोहित अग्निमित्र ने ही इस स्तूप का निर्माण करवाया था। यूं मानो कि ये स्तूप एक जंतर है जो हमारे सुंदर आर्यवर्त की शत्रु की बुरी नजर से रक्षा करता है। इसमें 3 ही सिंह क्यों हैं? 4 क्यों नहीं है? दिशाएं तो 4 होती है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब इस स्तूप का निर्माण हो रहा था, इसकी नींव स्थापित हो चुकी थी। राज्य के सभी आर्यों ने अपनी धन संपत्ति, अपनी प्रिय वस्तुएं सब इस नींव में अर्पित कर दी, इस श्रद्धा से कि ये स्तूप आर्यवर्त के भविष्य के प्रति उनकी श्रद्धा एवं भक्ति का प्रतीक बने। तो स्तूप के ऊपरी हिस्से पर 4 सिंहों का ही निर्माण किया गया था, हर दिशा की ओर मुख किया हुआ एक सिंह। किंतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करता सिंह निर्माण के बाद टूट जाता था। तब पुरोहित अग्निमित्र को कुछ ज्ञात हुआ और उन्होंने तुरंत आर्य सभा बुलाई। पुरोहित अग्निमित्र का मानना था कि भारतवर्ष की समस्त धरती पर आर्यवर्त का प्रकाश प्रज्वलित होना है, अन्यथा याद रहे
धीरे धीरे आज नहीं तो कल स्तूप के किसी भी सिंह का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हाँ गुरुजी, इसीलिए हमारे शहर अमरावती की रचना हुई है ना? बिल्कुल सही। मां नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा हमारा ये अमरावती शहर इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि हम यहां पर तैयारी करके उपयुक्त समय पर नर्मदा पार बसे द्रविड़ राज्य को हमारे राज्य में मिलाकर एक अखंड आर्यवर्त की स्थापना करें। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।